Hello, welcome to everyone. So, friends, in today's videos, we are uh, taking a 40 questions of chemistry that was mainly based on SPI exam. Okay, let us start our first question. Material technology was developed by revolutions in material design using। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि मटेरियल टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है किससे? मटेरियल बाय रिवोल्यूशन इन मटेरियल डिज़ाइन, यानी कि हमने मटेरियल डिज़ाइनिंग तकनीक में सुधार लाकर मटेरियल डिज़ाइन टेक्नोलॉजी का डेवलप किया। किसका यूज़ कर कर? तो हमें नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बायोटेक्नोलॉजी। तो मटेरियल टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का कोई रिलेशन नहीं बनता, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हम ऑप्शन बी देखेंगे, जिसमें दिया है कि केमिकल टेक्नोलॉजी। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो हमारा सही ऑप्शन है, क्योंकि हम केमिकल टेक्नोलॉजी का यूज़ कर कर मटेरियल डिज़ाइन करते हैं, जिसको हम कहते हैं मटेरियल टेक्नोलॉजी। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप इज एन ऑफसेट ऑफ द। तो इसका मतलब है नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है एक ब्रांच बनकर। किसका ब्रांच बनकर? तो ये हुई है मटेरियल्स टेक्नोलॉजी का एक ब्रांच बनकर नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। अब हम लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एलिमेंट विथ ओनली अ डुप्लेट इज। तो इसका मतलब है कि हमें नीचे जो 4 एलिमेंट यानी कि 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से किस एलिमेंट में जो लास्ट सेल होता है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि उनकी डुप्लेट कंप्लीट है। तो हम देखेंगे पहला ऑप्शन ए, जो कि हमारा है नियॉन। तो नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10 और हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखते हैं? 2,8। ओके, तो अब देखो इसके वैलेंस सेल यानी कि जो लास्ट सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी कि ये हमारा ऑप्शन नहीं आ सकता, हमें डुप्लेट चाहिए। तो वो हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट ऑप्शन में हमको आर्गॉन दिया है, तो आर्गॉन का एटॉमिक नंबर होता है 18। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह से लिख सकते हैं? 2,8,8, यानी कि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसकी वजह से हमारा ये भी ऑप्शन नहीं आ सकता। तो हम मुड़ेंगे हमारे तीसरे ऑप्शन की तरफ। तीसरे ऑप्शन में हमें दिया है सोडियम। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह से लिख सकते हैं? 2,8,1। तो यानी कि इसके भी लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन नहीं आ सकता। तो हम देखेंगे हमारा फोर्थ ऑप्शन, जो कि है हमारा हीलियम। तो हम देखेंगे कि हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, यानी कि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 2,
यानी कि इसके सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इसकी वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा डी, हीलियम। चलो नाउ लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एलिमेंट्स विथ कंप्लीट ऑक्टेट इज। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से एलिमेंट की ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका मतलब है कि किस एलिमेंट के लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम देखेंगे फर्स्ट मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह से लिख सकते हैं 2 8 2, यानी कि ये तो डुप्लेट है, यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि 11 था और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम 2,8,1 इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि इसमें भी ऑक्टेट नहीं है, यानी कि ये भी हमारा आंसर पॉसिबल नहीं है। अब देखेंगे हम क्लोरीन। नो, क्लोरीन नहीं, हम देखेंगे क्या नियॉन। तो नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह से लिख सकते हैं 2,8, यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसकी वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सी। हमारा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा सी, नियॉन। तो अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5th नंबर क्वेश्चन। एलिमेंट फॉर्मिंग अ पॉजिटिव आयंस बाय कंप्लीटिंग ऑक्टेट। तो हमें इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि कौन सा एलिमेंट होता है जो कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो हमें पता है कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है जो कि डुप्लेट शो करता है, यानी कि इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा पॉसिबल नहीं हो सकता। अब ऑप्शन देखेंगे बी। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है क्या 9। तो अब हम 9 को किस तरह से लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7, यानी कि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं आ सकता। अब हम देखेंगे क्लोरीन। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 70। लेकिन यहाँ पर एक सोचने वाली बात ये है कि हमें यहाँ पूछा है कि फॉर्मिंग अ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि क्लोरीन पर कभी पॉजिटिव चार्ज आ नहीं सकता, फ्लोरीन पर भी पॉजिटिव चार्ज आ नहीं सकता, यानी कि इसे देखते ही हम 2 ऑप्शन निगलेक्ट कर देंगे, कौन से फ्लोरीन और क्लोरीन। और अब जाएंगे हम डी ऑप्शन पे। तो डी ऑप्शन सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं 2,8,1। लेकिन अब देखो वो क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यानी कि उसका कौन सा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो उसका ये जो इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हो जाएगा, यानी कि ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और हमारा क्या कंप्लीट होगा ऑक्टेट। तो सोडियम ऐसा एलिमेंट है जिसका एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ऑक्टेट कंप्लीट होता है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा डी, सोडियम। अब हम देखेंगे हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है कि एन इनर्ट गैस विथ मोर देन 1 ऑर्बिट हैज़ डैश डैश इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि जो इनर्ट गैस के जो एलिमेंट होते हैं उनमें क्या कंप्लीट होता है, आउटर मोस्ट उनके हर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते। तो कोई भी अगर हमने इनर्ट गैस देखा तो हमें मालूम है कि इनर्ट गैस
किसी से भी रिएक्ट नहीं करते, वो एक स्टेबल ग्रुप को डिनोट करते हैं, यानी कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो ऑक्टेट का मतलब है उसके जो आउटर मोस्ट सेल होगी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा डी, 8 इलेक्ट्रॉन। अब हम देखेंगे हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि आयोनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशंस ऑफ। तो आप सबसे पहले आयोनिक कंपाउंड क्या होते इस बात को समझ ले अच्छी तरह से। तो हम इस बात को अच्छी तरह से समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं किसका, सोडियम क्लोराइड का। अब देखो कोई भी अगर कंपाउंड जब बनता है तो उनके बीच बॉन्ड फॉर्म होता है, और बॉन्ड फॉर्म होने के लिए उनके पास इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। अब देखो यहाँ पर सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है क्लोरीन के साथ, और क्लोरीन क्या करता है, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि सोडियम उसका इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और क्लोरीन उसका इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। इसकी वजह से क्या होता है, सोडियम पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है और क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज आता है, यानी कि जो आयन फॉर्मेशन हुए इसी वजह से हम इनको कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। अब हमें पता है कि आयोनिक कंपाउंड हमेशा मेटल होते हैं, और जो नॉन आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो और कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो नॉन मेटलों के बीच होता है। तो अब हमें पूछा गया है कि आयोनिक कंपाउंड आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ। तो आयोनिक कंपाउंड किससे कॉम्बिनेशन से फॉर्म होते हैं, तो वो तो आयोनिक कंपाउंड आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मेटल्स। ओके, तो अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम एटम एंड सोडियम आयन के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, और उसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। तो पहला स्टेटमेंट है सोडियम एटम और सोडियम आयन। तो मैं बता देता हूँ आपको सोडियम आयन कैसा होता है और एटम कैसे होता है। ये देखो, ये सोडियम आयन हुआ, ये सोडियम एटम हुआ, और ये हुआ हमारा सोडियम आयन। आयन यानी कि उसका एक चार्ज लूज है। अब हम हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट को देखते हैं। तो आर केमिकली सेम, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही आएगा नहीं, क्योंकि बोथ आर केमिकली डिफरेंट है। अब हम बी ऑप्शन को देखेंगे, हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हमें पता है कि आयंस फॉर्म हुआ, यानी कि इसके सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हुए, यानी कि उसके प्रोटॉन के नंबर में कुछ चेंज नहीं हुआ। तो हमारा बी जो ऑप्शन है वो सही आएगा, और हमारा करेक्ट आंसर आएगा बी। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि व्हेन सोडियम रिएक्ट विथ क्लोरीन। तो हमें सोडियम अगर क्लोरीन से रिएक्ट हुआ तो क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा प्रोडक्ट बनेगा NaCl, और Cl पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और सोडियम पे प्लस चार्ज आएगा, यानी इसका मतलब सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। यानी कि अब हम स्टेटमेंट देखेंगे, सोडियम एटम गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। ये तो सही हो नहीं सकता क्योंकि सोडियम तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। बी ऑप्शन देखेंगे, क्लोरीन एटम लूजेज 7 इलेक्ट्रॉन्स, ये तो पॉसिबल भी नहीं है। सोडियम एटम शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन विथ क्लोरीन एटम। यहाँ पर वो एटम शेयर नहीं करता, अगर शेयर करता तो उनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड होता, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, तो
तो एक दूसरे को वो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, लेकिन आयोनिक बॉन्ड में वो इलेक्ट्रॉन एक एटम लूज करता है और दूसरा एटम पूरा इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, यानी कि सी ऑप्शन भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अब लेट्स सी ऑप्शन नंबर डी, सोडियम एटम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन एटम गेन 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमारा डी जो ऑप्शन है वो सही होगा, क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा डी। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमें इनमें से क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें आयोनिक कंपाउंड को ढूंढना है। तो इसमें से आयोनिक कंपाउंड कौन से है, तो हमें पता है कि NaCl हमारा आयोनिक कंपाउंड है, लेकिन हम देखते हैं कि क्लोरीन, तो क्लोरीन आयोनिक कंपाउंड नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ देखो Cl और Cl उनका बीच का जो बॉन्ड होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, यानी कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, यानी कि दोनों की पावर और स्टेबिलिटी सेम है, यानी कि वो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन गेन और डोनेट नहीं कर सकती। उसी तरह से ऑक्सीजन में होगा और उसी तरह से नाइट्रोजन में भी होगा। इसी वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ए। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश डैश कंबाइंस टू फॉर्म एन आयोनिक कंपाउंड। तो हमें ऐसा पूछा गया है कि कौन से दो एटम और एलिमेंट मिलकर आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो हम पहला ऑप्शन ए देखेंगे, क्या दिया है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो ए हमारा ऑप्शन सही नहीं हो सकता। बी ऑप्शन देखेंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये भी नहीं हो सकता। अब देखेंगे पोटेशियम एंड क्लोरीन। अब देखो क्या, पोटेशियम और क्लोरीन, हम जानते हैं पोटेशियम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है, क्लोरीन पर पार्शियली निगेटिव चार्ज रहता है, यानी कि हम इस ऑब्जर्वेशन से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, एस ब्लॉक के, वो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये जो एलिमेंट होते हैं, कैल्शियम, ये जो एलिमेंट होते हैं वो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। ओके, अब हम देखेंगे हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। हीलियम हैज डैश डैश इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। तो हीलियम के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2 और उसके लास्ट ऑर्बिट में भी होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स सी योर नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश डैश कंबाइन टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमें पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो ऑप्शन ए देखेंगे हम, सोडियम एंड ब्रोमाइन। तो हमें पता है सोडियम जो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, यानी कि ए हमारा ऑप्शन नहीं होगा। बी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो बी इज आवर करेक्ट आंसर, बिकॉज ऑफ in option C there is also magnesium, and magnesium are also from a S block element, and in option D sodium, that will be also from a S block element. That's why our B option is a correct answer. So let's see our next question. तो in nitrogen molecule the atoms are united with a dash dash bond. तो हमें इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि जो नाइट्रोजन एटम होता है वो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड से बना हुआ होता है। तो हमें पता है नाइट्रोजन बॉन्ड जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड से बना हुआ होता रहता है, यानी कि इसका जो नीचे का बॉन्ड होता है इसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, और ऊपर के ही दोनों जो बॉन्ड होते हैं इसको हम कहते हैं
कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सी, ट्रिपल बॉन्ड। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इथिलीन बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन टू कार्बन एटम। तो पहले हम इथिलीन का फॉर्मूला ड्रॉ कर देते हैं। इथिलीन का देखो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH2, ये हो गया हमारा इथिलीन। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, YLENE। YL का मतलब है यहाँ पर एक हाइड्रोजन की डिफिशियंसी है, यानी कि ये जो एटम है वो किसी और ग्रुप यानी दूसरे कार्बन को अटैच है। सो यहाँ पर हमें इथिलीन दिया गया है, इथिलीन नॉट इथिन। सो जो हमारा इसमें क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। क्या इसमें आएगा? डबल बॉन्ड। सो तो सभी को समझ में आ रहा है अच्छी तरह से। अब देखो ये बन गया हमारा इथिलीन, तो इसमें आएंगे डबल बॉन्ड, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स सी अ क्वेश्चन नंबर 60। डैश डैश इज अ कंपाउंड रेडिकल्स। तो हम पहले रेडिकल्स क्या होते हैं उसको समझते हैं। अब देखो किसी भी कंपाउंड के वैलेंस शेल में अगर एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन होगा या फिर एक इलेक्ट्रॉन लेस होगा तो हम उसको बोलेंगे रेडिकल्स। यानी कि अब देखो, अब ये क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसको कहेंगे हम नेगेटिव रेडिकल्स। अब देखो ये हमारा बन गया क्या, सोडियम। क्या बन गया? सोडियम। और इस पर क्या चार्ज है? प्लस, यानी कि ये बन गया हमारा पॉजिटिव रेडिकल्स। तो इस तरह से तो हम रेडिकल को हम टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक जो होते हैं वो कंपाउंड रेडिकल होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं सिंपल रेडिकल्स। तो सिंपल रेडिकल कौन से होते हैं? जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, ये हमारे सिंपल रेडिकल होते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स रेडिकल हम किसे कहते हैं? जैसे कि अमोनिया, जो कि दो डिफरेंट एटम से बने हुए होते हैं, जैसे कि NH4 प्लस। तो ये हमारा क्या है? कंपाउंड रेडिकल्स। इस तरह से हम रेडिकल को क्लासिफाई करते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डैश डैश इज अ कंपाउंड रेडिकल। तो हमें पता है कि क्लोरीन जो है वो क्लोरीन सिंपल रेडिकल है, ब्रोमाइड आल्सो अ सिंपल रेडिकल एंड सल्फाइड आर आल्सो सिंपल रेडिकल्स। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा अमोनियम। अमोनियम का फॉर्मूला कैसा होता है? NH4 प्लस, यानी कि ये हमारा कंपाउंड रेडिकल्स है। सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 70, that is a simple radical. So in the following which are the simple radicals? So we are know sulfate, it is a sulfate, or in above question we are seeing a sulfide. Okay, it is a sulfate, SO4 2 negative sulfate, ATE लास्ट में ATE होगा। तो ये हमारा क्या होगा? कंपाउंड होगा रेडिकल का। क्या? कंपाउंड। और जो अमोनिया होगा वो भी हमारा कंपाउंड रेडिकल होगा। ये जो कार्बोनेट है वो भी हमारा कंपाउंड रेडिकल होगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में हमें सिंपल रेडिकल दिया है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। So friend, let's move our
next question. Next question is that the chemical change is, you know, we have given a four option. We identify in which option the chemical changes occur. So let's see option number A. तो ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया गया है कि डिजोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। तो जब हम शुगर को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो उसमें सिर्फ फिजिकल चेंज आता है, यानी कि उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता। अब हम ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, इंड्यूस मैग्नेटिज्म इन एन आयरन नेल। तो हमें क्या करना है कि जो आयरन होता है, यानी कि उसको हम कहते हैं लोहा, तो उसमें हमें मैग्नेटिज्म इंड्यूस करना है। तो अगर हमने उसमें मैग्नेटिज्म को इंड्यूस कर दिया तो उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होगा, यानी कि उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होगा, सिर्फ केमिकली उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब ऑप्शन सी देखेंगे, बर्निंग ऑफ एलपीजी गैस। तो इट इज़ आवर करेक्ट आंसर, सी इज़ आवर करेक्ट आंसर बिकॉज ऑफ एलपीजी कंटेन एन ब्यूटेन। एलपीजी में क्या होता है, एन ब्यूटेन होता है, जो कि जब उसका ऑक्सीडेशन हो, यानी कि जब बर्न होता है उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होकर CO2 और हाइड्रोकार्बन्स इमिट होते हैं, यानी कि उसमें केमिकल चेंज आता है। तो अवर ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर एंड वी सी ऑप्शन नंबर डी, that conversion of water into vapor. So it is a physical change, it is not a chemical change. Okay, let's move to our next question. So our question number 90, mercuric oxide dash dash when heated. तो सिंपल हमें इस क्वेश्चन में ऐसा बताया है कि हमें मर्कुरिक ऑक्साइड को हीट करना है। तो देखो, ये लिया हमने मर्कुरिक ऑक्साइड, अब इसको हमने किया हीट, तो क्या होगा इसका मैं इसको नीचे लिखता हूँ, तो हमारा बन जाएगा 2Hg प्लस O2। तो अब देखो इसमें क्या हुआ, ट्वाइस एचओ का डिकम्पोजिशन हुआ। क्या हुआ, डिकम्पोजिशन, यानी कि इससे O2 इवॉल्व हुआ, यानी ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हुआ, इसकी वजह से इसका हुआ डिकम्पोजिशन। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब देखेंगे हम सब्लाइम्स क्या होता है कि जब हम किसी कंपाउंड को रखते हैं तो उसका डायरेक्ट सॉलिड से वो डायरेक्ट गैस में चला जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कैम्फर कहते हैं हम उसको, तो वो सॉलिड से डायरेक्ट उसका कन्वर्जन गैस में हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। और ऑप्शन सी में क्या दिया है, वेपोरिस, यानी कि वेपराइजेशन और नन। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। सो लेट्स सी अ नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश इज अ केमिकल चेंज। तो यहाँ पर हम ऑप्शन ए देखेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो हमें पता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज। तो रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होता है, लेट्स सी अ रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या होता है, आयरन हियर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है और वाटर के साथ भी रिएक्ट होता है। तो उससे हमें क्या मिलता है, फेरस हाइड्रोक्साइड। क्या मिलता है हमें, उससे हमें मिलता है फेरस हाइड्रोक्साइड। तो इसमें 4 आयर आएंगे, हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन के मोलिक्यूल आएंगे और हमें क्या 6
वाटर मोलिक्यूल लेने पड़ेंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो इट इज़ अ रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज। लेट्स सी अ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 21, द 4 valencies of carbon atom are directed around the tetrahedral edges and carbon is confined at the center in the organic compound. This idea was firstly conceived by। तो इस क्वेश्चन में हमें ऐसा पूछा गया है कि जो कार्बन एटम होता है वो उसकी ज्योमेट्री जो होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल यानी कि कैसे, देखो ये 2 कार्बन हुए इन द प्लेन, और ये जो 2 कार्बन हुए 2 हाइड्रोजन यानी कि 2 बॉन्ड हुए आउट ऑफ द प्लेन। यानी कि उसकी ज्योमेट्री कैसे लिख सकते हैं हम, इट इज़ अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। सो यह इसमें एक जो बॉन्ड होगा वो वेज पे आ जाएगा और एक जो बॉन्ड होगा वो डैश पे आ जाएगा। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन भी अटैच कर देते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छी तरह से। तो देखो, तो इस कंसेप्ट को सबसे पहले किसने बताया कि कार्बन की जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, यानी कि 4 डिफरेंट एंगल में उसके बॉन्ड होते हैं। तो ये जो बताने वाला फर्स्ट साइंटिस्ट था कौन सा, लेवल एंड हॉनटॉप। क्या था, लेवल एंड हॉनटॉप। दैट्स वाई आवर ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। So let's move towards the next question. So the most evidently found organic compound in the nature is। तो नेचर में कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो हमें पता है कि सेलुलोज, यानी हर एक प्लांट में सेलुलोज प्रेजेंट होता है, यानी कि प्लांट आर मोर अबंडेंट इन नेचर। दैट्स वाई आवर ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस थ्रू विच द कैंपर इज प्यूरिफाइड। सो तो कैंपर का जो प्यूरिफिकेशन होता है वो किस प्रोसेस से होता है। तो हम फर्स्ट देखेंगे कि सब्लिमेशन। क्या, सब्लिमेशन। ऑप्शन ए सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या होता है, तो हम पहले सब्लिमेशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो सब्लिमेशन में क्या होता है, हम कोई सॉलिड लेते हैं, उसको हीट करते हैं और उसका जब वेपराइजेशन होता है उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम सब्लिमेशन। अब हम देखेंगे कि डिस्टिलेशन क्या होता है। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस में हम उस कंपाउंड को बॉईल करते, क्या करते हैं, बॉईल करते, और वो जो इवेपोरेट होता है उसको हम कलेक्ट करते। अब क्रोमेटोग्राफी देखेंगे। क्रोमेटोग्राफी में हम जो कलर कंपाउंड होते हैं उनको हम सेपरेट करते, और जो वैक्यूम डिस्टिलेशन होता है उसमें हम इन एब्सेंस ऑफ एयर कंपाउंड को हीट करते। यानी कि इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा, करेक्ट आंसर इज अवर ऑप्शन नंबर ए। बिकॉज जो सब्लिमेशन होता है, सब्लिमेशन का मीनिंग क्या होता है, कुछ मिस्टेक हो गया है। तो सब्लिमेशन का मीनिंग होता है कि हम सॉलिड को डायरेक्ट सॉलिड से गैस फेज में चेंज करते, सॉलिड को सॉलिड से डायरेक्ट इनडायरेक्ट गैस फेज में चेंज करते। तो इसको कहते हैं हम सब्लिमेशंस।
यानी कि कैंपर किस प्रोसेस से प्यूरिफाइड होता है, तो होता है सब्लिमेशन के प्रोसेस से। चलो लेट्स मूव टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ सोल्डर इन द सोल्डरिंग प्रोसेस। तो हम जो मेटल जॉइनिंग की प्रोसेस करते हैं, टू मेटल्स आर जॉइन टुगेदर, सो इस प्रोसेस में हम किस सब्सटेंस का यूज़ करते हैं, ऐसा हमें पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा लीड और टिन का हम यूज़ करते हैं। तो बी इज अवर करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस अपीयर इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एवरी एडजेसेंट होलो, यानी कि यहाँ पर होलोलॉगस नहीं होगा, यहाँ पर होगा मेरे हिसाब से होमोलॉगस होगा, होमोलॉगस मेंबर सीरीज। तो अब देखो उन्होंने क्या कहा है हमें, एवरी एडजेसेंट होमोलॉगस मेंबर्स ऑफ सीरीज। तो हमने निकाला CH3 का फॉर्मूला, यानी कि ये हमारा होगा मीथेन। देखो ये हमारा हो गया CH3 और CH3। अब देखो इन दोनों में कितने कार्बन का डिफरेंस है, तो इन दोनों में हुआ एक कार्बन का डिफरेंस, सही है। अब देखो इन दोनों में एक कार्बन का डिफरेंस है, इन दोनों के हाइड्रोजन में कितना डिफरेंस है, तो इन दोनों के यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, यानी कि इसके हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। यानी कि हम इससे ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर CH2 का डिफरेंस आ रहा है। यानी ये देखो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि टू एडजेसेंट होमोलॉगस मेंबर सीरीज। देखो मीथेन और इथेन दोनों होमोलॉगस हैं, यानी कि दोनों में क्या चेंजेस थी, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन के नंबर का चेंज है, यानी कि हमारा आंसर करेक्ट आ जाएगा ए। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ द वुड। तो अब हम देखेंगे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस